हाँ, लेक्चर के पहले हिस्से में मैंने बताया कि कोरोना वायरस का असल नाम क्या है, इसका खानदान क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, इसके जो म्यूटेशन हुई है वायरसेस की, कितने तरह के वेरिएंट आए हैं, और इसके बाद ये इसकी पैथोजेनिसिटी में ये टिश्यू डैमेज कैसे करता है, आर्गन डैमेज कैसे करता है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, वायरस बॉडी के अंदर जब ACE2 रिसेप्टर के साथ आ जाता है तो ये अ, हमारे निज़ाम का, हमारे सेल के निज़ाम को ख़राब कर देता है, उसके सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ख़राब कर देता है, हमारे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। और एक बात, दूसरी बात है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम, हमारा अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, खास तौर पे हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट होता है। इन्नेट इम्यून सिस्टम के अंदर जो हमारा जो इब्तदाई हमारे जो सेल हैं, उसके अंदर मैक्रोफेज का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बाद तमाम तलबा ये याद रखें कि जब वायरस इन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, ओवर एक्टिव, हाइपर रिएक्टिविटी के जरिए से ओवर ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, और बाकी का सिस्टम जो है, इसीलिए डेक्सामेथासोन को दिया गया कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को है वो नॉर्मल रखा गया। पहले शुरू में पहली वेव में ये देखा जाता था शायद ये वायरस ही है जो, जैसे डीएनए वायरस सेल के सिस्टम को चेंज करते हैं, उसके डीएनए को चेंज करते हैं, और सारे डीएनए के निज़ाम को ख़राब करने के बाद सेल की अपनी सेल साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। हेपेटाइटिस सी भी इसी तरीके से करता है। एड्स का डिफरेंट सिस्टम था कि वायरस खुद ये सारे काम करता था। यहाँ वायरस जो है ना, एक ऐसा शैतान है, ऐसा खबीस है कि वो बस आके हमारे सिस्टम को छेड़ के, हमें आपस में जैसे लड़ा के, हमारे सेलों को आपस में लड़ा के वो एक तरफ बैठ जाता है, या बात आती है कि वो खुद ब खुद तो गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा छेड़ के जाता है कि वो सेल का सिस्टम दोबारा बहाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं बहाल हो सकता? वो डिपेंड करता है फिर हमारी इम्यून सिस्टम किस हद तक ओवर एक्टिव होता है, या ये है कि हमारे जो डाइट है वो हम कैसी ले रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहाल कर रहा है, या वो ट्रीटमेंट है जो हमारे सिस्टम को बहाल कर रही है। इसलिए देखा कि इसके अंदर इबोला के अंदर तो एंटीवायरल दिया जाता था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर रेमडेसिविर को नहीं दिया जाता। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो थी वो बहुत अहम है, वो दी गई, जैसे ट्रंप को दी गई तो 2-3 दिनों के अंदर वो रिकवर हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई, और इसके बाद सबसे बड़ा एहसान जो था, इटली वालों की रिसर्च थी, और उन्होंने इसको डेक्सामेथासोन यूके वालों ने एडवाइस किया, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट खासा कम हो। अब ये फिजिशियन, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, ये फिजिशियन ही डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस वक्त देनी है, डेक्सामेथासोन या स्टीरॉइड्स कब देने हैं, ये आपने खुद नहीं लेने। आपने खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, अपने कंसल्टेंट से राब्ता रखना है। तो हम अगला सिस्टम को, अगला जो हमारा चल रहे थे कि हमारा जो क्या कहा था कि मैंने, हमारे जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 जो वायरस है, वो एक बीमारी बनाता है, उस बीमारी का नाम है कोविड। कोविड में कोविड क्यों होती है? नंबर 1, सेल या टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय द वायरस। और जो दूसरा क्या है, हमारा ACE2 एंजाइम सिस्टम
की डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। जब ACE2 रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके अंदर हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ओवर एक्टिव होता है और ये हमारे टिश्यू डैमेज करता है। टिश्यू में हमारे जो सबसे बड़े आर्गन हैं वो किडनी, लंग, GI, हार्ट, वेसल्स और ब्रेन। और मैंने अपने लेक्चर 1 में सारी डिटेल बताई कि लंग में नमूनिया होता है, GIT में आपको इन्फ्लेमेशन के साथ डायरिया होता है, हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस उसकी झिल्ली की इन्फ्लेमेशन होती है। वेसल वास्कुलाइटिस, ज़्यादा रोल वास्कुलाइटिस का, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और उसके बाद किडनी की इन्वॉल्वमेंट। ये सारे क्यों होते हैं? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्टेंट्स, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आपको थर्ड ईयर में पढ़ाए गए थे, उनकी वजह से ये चीज़ें हमारे सिस्टम डैमेज होता है। जो मैक्रोफेज वो करते हैं वो इंटरल्यूकिन 1, 2, 6 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर ट्रीट करते हैं। उससे हमारा सिस्टमिक टिश्यू डैमेज होता है, मुख्तलिफ सारे ऊपर ये सारे सिस्टम डैमेज होते हैं। सेप्टिक शॉक आखिरी कंडीशन है, मुश्किल हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पल्स लो हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है, सवेयर लंग डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से रिकवरी बहुत कम होती है। ये वायरस की वजह से नहीं है, ये हमारे मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम की वजह से है। मास, तो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ऑल थिंग्स। दूसरा हमारा जो है वो हमारा इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से लॉन्ग हाउलर्स हो सकता है। लॉन्ग हाउलर बताऊँगा क्यों होते हैं। इसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म्स इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह बन सकते हैं। जो साइटोकिन्स हैं उसकी वजह से ये वेसल डैमेज करती हैं। वेसल डैमेज के बाद एडीमा होता है। एडीमा इसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ग्लूकोज की एंट्री कम होती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा ना, ये हमारे सारे निज़ाम, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को, सबको डिस्टर्ब करता है। लॉन्ग हाउलर की 3 बड़ी वजूहत हैं, या तो टिश्यू डैमेज हो गया है या सिस्टम इस कदर डिसरेगुलेट हो गया है कि उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। अभी तक 9 महीने हो गए लोगों को थकावट महसूस होती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, कहीं कहीं हल्का हल्का हेडेक रहता है लोगों को, पल्स पैल्पिटेशन बाज का होती है। ये लॉन्ग हाउलर्स की कंडीशंस होती हैं। ज़्यादा कॉमनली थकावट के बारे में देखा गया है कि लोगों को थकावट जाती है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। वजूहत तो अभी तक नहीं महसूस हुई और वक्त के साथ महसूस होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो कोई वायरसेस की वजह से होता है या कोई कैरियर्स की वजह से हो सकता है। लंग डैमेज, एटिपिकल नमोनिया, टिपिकल नमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हाइपॉक्सिक इंजरी और ऑर्गन फेलियर के साथ पहले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताया। फीवर क्यों होता है? हमारे जो हाइपोथैलेमिक जो है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, खासतौर पर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरलॉकिन 6, ये उसके हाइपोथैलेमस को रेगुलेशन को डिसरेगुलेट कर देती हैं। टेम्परेचर इसके अंदर इब्तदाई तौर पे तो 99, 100 का टेम्परेचर होता है, बाद में ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो हमारे कार्डियक टिश्यू डैमेज क्यों होता है? हाइपॉक्सिक डैमेज और इंक्रीज वर्क ओवरलोड, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ट्यूमर रिसेप्टर ओवर एक्टिव हो जाता है। और हमारा जो ट्यूमर रिसेप्टर ओवर एक्टिव की वजह से CNS स्टिमुलेशन होती है,
स्टिमुलेशन होती है, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। पोज लॉन्ग हॉलर में अक्सर हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, जिसको वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। तो इसकी दो वजूहात ज़्यादातर बताई गई हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी होती है, और या दूसरा उसके साथ ACE2 रिसेप्टर्स जो इंक्रीज, उसकी वजह से इंक्रीज वर्क ओवरलोड। ये आपको बताऊं कि ये जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या होता है, व्हाट इज सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। ये जो सबसे पहले जो हमारे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, ये हमारे हार्ट के सिस्टम्स को, ये जो हमारी जो वेसल्स हैं, वेसल्स को डैमेज करता है। जब वेसल्स को डैमेज करता है तो जो फ्लूइड है लीक होता है, एडीमा होता है। जब ये एडीमा होता है तो हाइपोवोलेमिया, जब ये हाइपोवोलेमिया इस तरह, ये जो ब्लड वेसल, जो वेसल्स होती हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है, ज्यादा डैमेज, तो डिक्रीज इज द ब्लड वेसल। और इससे जब ये पेरिफेरल जो कुछ ऐसे मार्कर्स स्क्रीट होते हैं जो डिक्रीजेस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रेशर की वेजोडायलेशन, और इससे मजीद क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस MSOF के जरिए से ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। जब कम हो गया तो क्या होता है, डिक्रीज पेरिफेरल डायलेटेशन, ब्लड प्रेशर की। इसके बाद डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, और इसके बाद किडनी को सप्लाई कम हो गई, किडनी डैमेज में यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गई। लिवर के अंदर जो देखा है तो उसका जो लिवर एंजाइम्स हैं, एलएफटीज, खासतौर पे एसजीपीटी, एसजीओटी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाती है। अक्सर सी रिएक्टिव वेरी सेंसिटिव होती है, देखा जाता है। और फाइब्रिनोजेन और इंटरलॉकिन 6। इसके बाद आप देखें कि वास्कुलर टिश्यू डैमेज, इंक्रीज एंजियोटेंशन, टू एंजाइम इंक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन। जो वास्कुलर टिश्यू डैमेज की वजह से, पीछे हम लेक्चर 1 में डिटेल में बताया है कि वास्कुलर टिश्यू डैमेज जो है इंक्रीज एंजियोटेंशन 2 की वजह से, और इंक्रीज एंजियोटेंशन 2 जो है ये एंजाइम जब बढ़ जाती है, एंजाइम इंक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन, और इसके दूसरी एंजाइम जो होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं वो कम हो जाती है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी। तो ये हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये इंक्रीज कर देते हैं, ये भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और बढ़ जाती है। ये ब्लड वेसल्स की कोएगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट करते हैं हेगमैन फैक्टर से लेकर नीचे तक, खासतौर पे वॉर विनिग्राम फैक्टर और दूसरे। तो वास्कुलर डैमेज लीड्स टू द क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन। जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन, उसका एक अपना निज़ाम है, प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट इकट्ठे होते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोसिस होती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकता है। ये देखिए कि आपके एंजियोटेंसिन जो है ना, यहाँ पे रिसेप्टर इसके तहत आए, और आने के बाद जो जब नॉर्मली पड़े हैं, कोरोना वायरस जो आता है ना, ACE2 के साथ आता है, एंड इनका इस साइड पे आके एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स जो है ना कम, एंजियोटेंसिन 2 एनहांस हुआ, और इसके साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्रिएट होती है। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्रिएट होती है, ये ब्लड वेसल को डैमेज करती है। जब ये ब्लड वेसल को डैमेज करती हैं तो वॉन विली ब्राउन फैक्टर जो एक्टिवेट, जब वॉन विली ब्राउन फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये देखिए इससे वेसल्स की डायलेटेशन हुई और वेसल डैमेज हुई, एडीमा हुआ, इससे प्लेटलेट एक्टिवेट हुए। जब प्लेटलेट एक्टिवेट हुए तो इसके बाद प्लेटलेट में इकट्ठा होना शुरू हो गया,
और थ्रोम्बोसिस होगी, यहाँ से डिटैच होकर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। ये है वेसल वॉल की एक्टिवेशन की वजह से। ये एक समरी मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के साथ ACE2 आया, उसकी प्रोटीएजेस के साथ हम लेक्चर 1 में हम पढ़ आए हैं मुख्तलिफ से। ये इसकी जो प्रोटीएजेस है मुख्तलिफ हमारे एंजियोटेंसिन लीवर से आई, रेनिन के जरिए किडनी से आ रही है, 1 में आती है, 1 ACE2 के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन 2 बनाती है, और इसके बाद ACE1 भी होता है, 2 भी होता है, ART1 रिजल्ट क्या बनता है इसके बाद इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके बाद ACE2 रिसेप्टर के बाद जैसे आपको बताया कि एंजियोटेंसिन 1 और 2 ये नॉर्मल कम हो जाती हैं और एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम। मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम हम पीछे बड़ी डिटेल से पढ़ा है। ACE2 प्रोटीएजेज वाइल हमारे जो मैंने कहा कि ग्लूकोज के सिस्टम को मुतासिर करता है, हमारे लिपिड के उसको मुतासिर करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाता है। जबकि ACE2 जो नॉर्मली क्या प्रमोट्स white adipose tissues, lipid storage and insulin resistance. ACE2 improves growing of the white, ये तो है ही नहीं, अब ACE2 तो खत्म हो गए, तो ये इस तरह हमारे लिपिड के निज़ाम को भी खराब करता है। ACE2 एंजियोटेंसिन 2 ART सिस्टम, ये जो मिल्क एंजियोटेंसिन 2 और ये ACE2 ये क्या करते हैं? ATR1 जो है प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, प्रो फाइब्रोटिक हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, और इसके बाद जो है इंड्यूसेस पल्मोनरी एडीमा करता है। ये नॉर्मली तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर इसके बाद दूसरा हमारा ये एंडोथेलियल डैमेज का सिस्टम, ये ये क्या करते हैं, ये आरटी क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ये वेजो डायलिटेशन करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये सारा सिस्टम कोरोना के रिएक्शन की वजह से, सेल रिएक्शन के साथ डिस्टर्ब हो जाता है। Renin angiotensin system, angiotensin is produced mainly in the liver. In addition, it is also found in kidney, heart, adipose tissue, adrenal glands, brains, and blood vessels. This peptide is converted into inactive angiotensin 1 by renin. Angiotensin 1 is acted upon the angiotensin converting enzyme to angiotensin 2. Angiotensin 2, when acted upon AC2 convert into, जब AC2 के साथ कन्वर्ट होता है तो इवन अब AC2 तो है ही नहीं, क्योंकि उनके साथ तो वायरस बैठ गया। जब ACE2 नहीं है तो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाएंगे, विच हैज द एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसका हमने डिटेल में। तो मैकेनिज्म ये है कि हमारे 7-8 जो डैमेज होते हैं उनका क्या होता है, एक्ट्स थ्रू द मैक्रोफेज एंजियोटेंसिन activated syndrome. Angiotensin 2, on the other hand, when acted upon the ACE2 acts as the ATR type receptors. Angiotensin 2 type 1 receptor to produce pro-inflammatory effect. The balance between the two inflammatory pathway tilts the balance towards the pro-inflammatory. नॉर्मल तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन ये प्रो इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से ये सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं। सम कोमार्बिडिटी, हमने कहा कि जो 65 साल से ज्यादा के लोग हैं, कोमार्बिडिटी सबसे ज्यादा कोमार्बिडिटी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन साथ से हमारे, और जो उसकी वजह जो है हमारे मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम। डायबिटीज के अंदर क्या होता है? लो एनर्जी लेवल, रिड्यूस इम्यून रिस्पांस, रिड्यूस ब्लड फ्लो। डायबिटीज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कोमार्बिडिटी, और हमारे जो ओबेसिटी हैं वो भी हमारी कोमार्बिडिटी काजेज। ओबेसिटी, डायबिटीज
ओबेसिटी करती है, ओबेसिटी डायबिटीज करती है, ये सारे कोरोना वायरस के दौरान इनकी कोमॉर्बिडिटीज। और ये हमारे जो लाइपोपेक्टिन जो है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। How you will diagnose the case depending upon the sign and symptom, और साइन एंड सिम्टम के बाद आजकल तो कोई भी पहल बुखार हो ना, आजकल तो कोई बुखार हो ना उसको सबसे पहले आपने कोरोना जाना, क्योंकि उसको रूल आउट किया। ये कहा जाता है कि सारे डॉक्टर्स हर बीमारी को कोरोना में डाल देते हैं, इसलिए कि पहले रूल आउट करेंगे कोरोना, कोरोना रूल आउट करने के बाद हम तो साइन एंड सिम्टम के लिए हमें जो जो सबसे पहला जो हम टेस्ट कराते हैं वो पीसीआर टेस्ट, तो इम्पोर्टेंट टेस्ट। ये एक चार्ट है, इसके अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है कि नेज़ोफेरेंजियल स्वैब कैसे लेना है और किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। सबसे पहले जो कंफर्मेटरी टेस्ट है पीसीआर है, लेकिन पीसीआर जरूरी नहीं है कि 100% पॉजिटिव हो, 30 to 40% नेगेटिव आता है। साइन एंड सिम्टम है, एक्सरे की फाइंडिंग्स आ रही हैं, पीसीआर बेशक नेगेटिव है, तो थिंक इट द फॉलोइंग। मेरे अपनी फैमिली में ऐसा हुआ कि एक हमारे फैमिली मेंबर को कोविड हुआ, उसका पीसीआर पॉजिटिव हुआ, बाकी सबके पीसीआर नेगेटिव थे, लेकिन साइन सिम्टम्स थे पॉजिटिव। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ, और उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जीआईजी, वो भी नहीं इतना पॉपुलर। उसके बाद है कि न्यूक्लियरिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये तकरीबन सारे वायरसेस में होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन नहीं करते, कल्चर भी वायरस का नहीं करते। जो हमारे प्रोग्नोसिस को डिपेंड करता है ना, वो हमारे लैब फाइंडिंग्स हैं। सीबीसी में आपको ईएसआर बढ़ा हुआ नजर आएगा और आपको लिम्फोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल का मैंने मैकेनिज्म बताया था। कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल जो होता है सीएमपी जो है ना, ब्लड टेस्ट विद सीएमपी इज ए ब्लड टेस्ट विद 14 डिफरेंट मेजरमेंट, आरएफटी, एलएफटी, बीएनपी, ये सारे टेस्ट सीएमपी में आते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन बाद वक्त कराया जाता है कि इसके अंदर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया। और इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर हैं सीआरपी है, ईएसआर है, ईएसपी नहीं ईएसआर है। ईएसआर के बाद इंटरल्यूकिन 6 कराया जाता है साइटोकिन स्टॉर्म को चेक करने के, एलडीएच अक्सर बढ़ जाता है। डी डाइमर कोएगुलेशंस को शो करता है और उससे स्टार्ट करते हैं डेक्सामेथासोन। इंटरफेरॉन इन्फ्लेमेशन को शो करता है। ट्रोपोनिन आई और सीकेएमबी को हार्ट को। रेडियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें कि ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस, ये नमूनिया नजर आ रहा है। बच्चे जब एग्जामिनर पूछें तो क्या नजर आता है जी, नमूनिया। ये मैंने देखा ये बाइलेटरल है, ये यूनिलेटरल है, ये पैचीज पैचीज इंफॉर्मेशन आ रही है। रेडियोलॉजी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट 67% सेंसिटिविटी है। उससे बढ़कर जब हम सीआरपी, एचआरसीटी बहुत है, ये आपको वो नमूनिया और मुख्तलिफ एचआरसीटी में आपको क्या मिलेगा। नंबर 1 ग्राउंड क्लास ओपेसिटी, ये ग्राउंड क्लास ओपेसिटी। इसके बाद आपको क्रेजी फेविंग पैटर्न, ग्राउंड क्लास ओपेसिटी विद सुपर इम्पोज इंटर एंड इंट्रालेवुलर सेप्टा थिकनिंग। यही देखिए, ये जरा फेविंग सी हो जाती है,
इसको अगर मार्कर किया जाए पेविंग से हो जाती है। कंसोलिडेशन, इसके अंदर कंसोलिडेशन जो है कहीं कहीं पे नजर, ये कंसोलिडेशन वगैरह नजर आ रही है। तो HRCT बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है लेकिन अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वैसे भी खौफ है इससे बात किस तरीके से। The COVID is associated with increase the risk of what condition? Cephalagia, Guillain-Barré syndrome, acute fatigue, myocarditis, and response. Guillain-Barré syndrome. The summary of the diagnostic test. अब लास्ट स्लाइड ये है कि हम द न्यू क्राइटेरिया फॉर जब पेशेंट के साइन एंड सिम्टम से आए तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के मुताबिक जो पहला टेस्ट है, हर बीमारी को पेशेंट जिस बीमारी से है सबसे पहले उसको कोरोना रूल आउट करना है। सबसे पहले उसका PCR कराना है रियल टाइम का, नेजोफेरेंजियल स्वाब, ओरोफेरेंजियल स्वाब से भी कराते हैं, एक स्टिक्स जो होती है वो देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रखते हैं साथ, पहले से साथ ले जाकर, और फिर एक प्रिजर्वेटिव होता है उसको लेके और फिर उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, और लेबोरेटरी में भेजने के बाद ये है कि 24 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट आ जाता है। पीसीआर की सेंसिटिविटी है लेकिन डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम, और दूसरा पेशेंट की साइन सिम्टम, तीसरा पेशेंट की रेडियोलॉजी में एक्सरे, HRCT, और फिर उसकी पेशेंट की जो रिस्पांस है, पेशेंट ने जिंदा रहना है, पेशेंट ने मर जाना है, ट्रीटमेंट को रिस्पांस करेगा पेशेंट को। तो मैं आपको सब डॉक्टर्स के लिए क्राइटेरिया बता रहा हूँ। दिस पेपर हैज बीन पब्लिश्ड, द न्यू क्राइटेरिया फॉर द कोविड पेशेंट्स आर द क्लिनिकल फैक्टर्स टू डिटरमाइन द नीड फॉर एन अर्ली थेरेप्यूटिक रेजिमेंट एंड द डिक्रीज द मोर्टेलिटी। देखें, इसके 3 क्लस्टर्स बनाए गए, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2। क्लस्टर 1 में आपने ये देखना है कि कब साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है, ये आपके जहन में होना चाहिए। साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया तो पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लैब इज हेल्पिंग अस। कहते हैं कि मेरे एक पेशेंट है, जानने वाला है, उसने कहा जी लैब बहुत टेस्ट कराया जाता है, लैब आपको बता रही है कि आपका पेशेंट ठीक हो रहा है या आपका पेशेंट सीरियस हो रहा है। 7 दिन के बाद जो पेशेंट ठीक, अगर 7 दिन के बाद आपका लैब लेवल कम नहीं हो रहा तो यूँ समझे आपका पेशेंट क्या है। और आपने देखना ये है कि हमारी लैब डायग्नोसिस बता रही है, ये पैरेलल है, हमारा तराजू है। फर्स्ट डे से शुरू हुआ और उससे 14 दिन के दरमियान में, जब दरमियान में आता है तो दरमियान में आप देखते हैं कि हमारे जो एंजाइम, हमारे जो लैब है हमारी, अगर वो नॉर्मल हो रही है तो पेशेंट ठीक हो रहा है, अपराइज हो रहा है। अगर लैब डायग्नोसिस हमारी अप हो रही है तो पेशेंट डाउन। दिस इज द प्रॉब्लम, क्यों? ड्यू टू साइटोकाइन स्टॉर्म। और उस साइटोकाइन स्टॉर्म का जो देखा गया है कि किन हालात में, कितने लेवल में, लैब के किस लेवल पे जाके साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, तो उसके 3 क्लस्टर मैंने बनाए हैं। ये मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर, इसी सितंबर में पब्लिश हुआ है। और ये एक रिव्यू आर्टिकल है, इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर आपने देखना है 3 क्लस्टर इंपॉर्टेंट हैं कि रिव्यू आर्टिकल है, इसको पहले भी काफ़ी पहले भी ये पब्लिश हो चुका है ओरिजिनल आर्टिकल। सीरम एल्ब्यूमिन कितने लेवल पे हो, नॉर्मल लेवल कितना है, तो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है 2.8 ग्राम पर डेसीलीटर से तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। अगर 2.9 से ऊपर रहता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होता, हाईली सिग्निफिकेंट है 0.001।
लिम्फोपीनिया कितना 10 से कम हो जाए, 10% से कम हो जाए तो स्टॉर्म हो रहा है। अगर 19 से ऊपर है ±11 तो यूं समझिए साइटोकिन स्टॉर्म नहीं हो रहा। हाईली सिग्निफिकेंट न्यूट्रोफिलिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिलिया 1.8 7.8 की, और अगर 11,000 से ऊपर है तो यूं समझें कि इन तीनों को मिला लें, लिम्फोपीनिया हो रहा है, न्यूट्रोफिलिया हो रहा है, 11,000 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि साइटोकिन स्टॉर्म हो रहा है और पेशेंट आपका बिगड़ रहा है। पहले क्लस्टर के अंदर आपने सीबीसी की फाइंडिंग में लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल को देखा, इसी ईएसआर को नहीं देखी। ईएसआर बढ़ता रहता है, ईएसआर बहुत देर बाद जाके ठीक होता है। तो साइटोकिन स्टॉर्म के लेवल को चेक करने के लिए आपने कितना लेवल आपका लिम्फोसाइट का होना चाहिए और कितना लेवल आपको न्यूट्रोफिल का होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। क्लस्टर 2 में देख रहे हैं कि आपके जो लिवर का सिस्टम है, लिवर एंजाइम है, वो कितनी खराब हो रही है। AST, ALT, SG, PT, SGOT का जो है वो लेवल है, अगर 60 यूनिट पर लेवल पर लीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है पेशेंट आपका साइटोकिन स्टॉर्म में जा रहा है। अगर ALT के लेवल 87 यूनिट पर एक तरफ मैंने नॉर्मल भी दिए हुए हैं तो आपका पेशेंट साइटोकिन स्टॉर्म में जा रहा है। अब डी डाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपरिन स्क्रीट देनी है नहीं देनी, एंटीकोगुलेंट देना है नहीं देना, स्टीरॉयड देने हैं नहीं देने, और ये आपके साइटोकिन स्टॉर्म को शो कर रहा है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्तलिफ लैब मुख्तलिफ लेवल को शो करती है। नॉर्मल लेवल 500 नैनोग्राम पर ml से कम होता है, और अगर ये देखें कि उससे कम अज कम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो अगर ये 5,000 के करीब जा रहा है तो इसका मतलब है आपका पेशेंट साइटोकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। LDH इतना, LDH भी देखा जाता है। ट्रोपोनिन हार्ट को शो कर रहा है कम। हार्ट के अंदर हार्ट, अगर हार्ट भी डैमेज हो रहा है और आपकी रीनल भी डैमेज हो रहा है, वेसल भी डी डायमर वेसल्स को शो कर रहा है डैमेज हो रहा है, LDH सेल को डैमेज होना हो क्यों है तो इसका मतलब है आपका पेशेंट नहीं बच रहा, आपका पेशेंट साइटोकिन स्टॉर्म में जा रहा है, इसलिए इनको ट्रीटमेंट भी आपकी नहीं होगी। तो ये आपको क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 के बाद बड़ा अहम है कि आपका क्लस्टर 3 के अंदर आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आयनाइन है, क्लोराइड्स हैं, पोटेशियम है, वन है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 बहुत अहम है साइटोकिन स्टॉर्म का। तो लैब डायग्नोसिस के अलावा लैब प्रोग्नोसिस में बहुत इफेक्ट करता है। अब जब टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, अब ये मुख्तलिफ हमारे जो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा सीरम फेरेटिन अगर बढ़ रहा है तो हमारा इसका मतलब है हाइपर इम्यूनिटी हो रही है, हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो रहा है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम हो रहा है, न्यूट्रोफिल आ रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इधर इधर भाग भोग रहे हैं। अगर हमारा CRP बढ़ रहा है तो हमारा इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ रहा है और लीवर फंक्शन खराब हो रहे हैं। अगर हमारे इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड हो तो हमारे मोनोसाइट काउंट को बढ़ा रहा होता है। डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल हो तो अडाप्टिव इम्यूनिटी हमारी कम होती है। ये जो मैं क्लस्टर 1 दिखाया था, क्लस्टर 1 जो है हमारा अडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लस्टर 2 के अंदर जो है हमारा इनेट इम्यूनिटी। इंटरल्यूकिन 6 जो है हमारा देखें क्लस्टर 1 को डिस्टर्ब हो रहा है। टिश्यू डैमेज में आपका लिवर डैमेज हुआ तो SCPT क्लस्टर 2, इसके बाद न्यूट्रोफिल इंक्रीज हुआ क्लस्टर 1, मोनोसाइट जो है हमारे जो हार्ट डैमेज मोनो हार्ट डैमेज हुआ, हार्ट टिश्यू इन डैमेज हुआ तो इंक्रीज ट्रोपोनिन।
इसके बाद इंक्रीज LDH और ESR ही एक मार्कर है जिसके साथ यूरिया के। और तीसरे कॉलम में आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये हमारे क्लस्टर 3 में आते हैं। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 विल हेल्प यू इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो आज हमारा लुबे लुबाब ये था कि हमने सिंपली समरी बताता हूँ। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 है, ये कोरोना वायरस की फैमिली है। 2019 नवंबर में वुहान से फैला। इसकी 5 से 6 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन डेल्टा वायरस सबसे ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करता है। इसकी अब वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन इसकी जो पाकिस्तान में दी जा रही है साइनोफार्म और साइनोवैक। साइनोफार्म और साइनोवैक अटेनुएटेड डेड वायरस है। वायरस मार दिया जाता है और उसकी जो पैथोजेनिसिटी है ख़त्म कर दी जाती है और उसकी एंटीजेनिसिटी या उसकी इम्यूनोजेनिसिटी रह जाती है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है। हमारा इनेट सिस्टम उसको रीड करता है, इनेट सिस्टम उसके बाद एक्सप्रेस करता है। हमारे बी सेल हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करता है और उसके बाद बी सेल जो है वो तकरीबन हर उम्र में मौजूद होता है, लेकिन टी सेल सेलुलर रिस्पांस बच्चों में ज़्यादा होता है और जवानों बूढ़ों में कम हो जाता है। इसकी सेलुलर इम्यूनिटी कम हो जाती है। साइनोफार्म और साइनोवैक ये जो ईरान ने भी जो वैक्सीन बनाई है वो भी इसी तर्ज की बनाई है। अटेनुएटेड वायरस है, सिंपल अटेनुएटेड वायरस। वायरस ओरिजिनल वायरस को मार दिया जाता है, इस तरह नहीं मारा जाता कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसको पैथोजेनिक इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसको हमारा सिस्टम एज ए एंटीजन पहचान लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। ज्यादा एंटीबॉडी वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनती है, लेकिन कुछ और प्रोटीन के खिलाफ, बाइंडिंग प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाती है। पाकिस्तान में दूसरी वैक्सीन जो है वो वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है। पाकिस्तान ने जो अपनी वैक्सीन बनाई उसका नाम है पाक वैक, जो चाइना के तावन से बनी है। पाकिस्तान उसको पैक कर रहा है, उसके अंदर फिलिंग हो रही है। पाक वैक सिंगल डोज वैक्सीन है। जो साइनोफार्म और साइनोवैक के 2 डोजेज हैं, 21 दिन के बाद लगती हैं। और जो अभी बताया कि पाक वैक कैंसिनो के नाम से इसके ट्रायल भी पाकिस्तान में भी आए हुए और ब्राज़ील और दूसरे कंट्री में से हुए, चाइना में। इसके बाद ये सिंगल डोज वैक्सीन है और ये वायरल वेक्टर है, यानी वेक्टर बाहर एक लिफाफा बनाया गया है एक कम्युनिकेशन के लिए, इसको वैक्सीन के लिए। उस वैक्सीन के अंदर जो है जो एडिनो वायरस 5 था कैंसिनो के लिए, एडिनो वायरस 5 की जो आम नज़ला फ्लू करता है उसकी इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत को टोटल ख़त्म कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। और उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के ज़रिए एक छोटा सा डीएनए बनाया गया, जो हमारे डीएनए के साथ कहेगा कि उसका एक मैसेंजर आरएनए बनाए, वो मैसेंजर आरएनए हमारे राइबोसोम को बताएगा, तो स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े बनाएगा, वो एक्सप्रेस होगा MCH1 MCH2 के ज़रिए से। हमारे इम्यून सिस्टम उसका जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है, सेलुलर इम्यूनिटी और हमारी जो हमारी जो एंटीबॉडी बनाने वाली इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होगी, IgG बनेगी और उसके बाद प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। और उसके बाद इसके बाद हमारा जो दूसरी वैक्सीन है वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन आया है, फाइजर और मोडर्ना, और बच्चों में भी लगाया जा रहा है फाइजर और मोडर्ना। इसके अलावा और एक और वैक्सीन वायरल वेक्टर जो पाकिस्तान में दी जा रही है, एस्ट्राजेनेका है। उसके अंदर 2 डोजों के अंदर जो वायरस इस्तेमाल किया गया है एडिनो वायरस 26, और उसके अंदर वही मैकेनिज्म रखा गया है जो कैंसिनो के अंदर रखा है। तो आप बच्चों को महसूस होना चाहिए पाकिस्तान में जो वैक्सीन हैं वो किस तरह की हैं, उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, क्या बनाती है। सिंपल स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है।
स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन जाती है न्यूट्रलाइजिंग, जब भी वायरस ACE2 के साथ आता है वो उसके जो स्पाइक को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, वायरस अंदर पहुंच ही नहीं सकता। उम्मीद है इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में और आपको क्वेश्चन आंसर देने में। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस वबा से नजात दे। बच्चों मेरे लेक्चर को पढ़ लेना, खास तौर पे ये नॉट ओनली आपके इम्तिहान के लिए अहम है बल्कि आपके पूरे करियर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने किस तरीके से पेशेंट के साथ डील करना है और पेशेंट की जो मॉर्टेलिटी है और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है उसको मैयर कैसे करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच।